बहुत सारे लोग जो कि लैंड क्रूजर 200 सीरीज ऑन करते हैं उन्होंने 300 सीरीज पे अपग्रेड नहीं किया और इसकी काफी सारी वजह हैं और उनकी अगर कुछ हाइलाइट्स बताई जाए तो ये गाड़ी अब V8 नहीं है। पहले ये गाड़ियां V8 आती थी और उसकी अपनी एक फील थी और लोगों को वो फील बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर अब इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल नहीं आता, टेलगेट गाड़ी का स्प्लिट में नहीं है, आप इसको स्लो नहीं कर सकते और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो कि पिछली गाड़ियां बेहतर थी, बट इस गाड़ी में भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। अगर मैं अगेन यहाँ पे हाइलाइट्स बताऊँ इस गाड़ी की तो इसकी लुक्स मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं, इंटीरियर की टेक्नोलॉजी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। अब ये इंजन भी टर्बोचार्ज्ड है, ट्विन टर्बोचार्ज्ड, जो कि एवरेज भी अच्छी देता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर है। अपनी प्राइस को ये गाड़ी काफी हद तक जस्टिफाई करती है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 22 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 75 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी की फ्रंट से उतनी ज़्यादा जॉइंट लुक नहीं आती जितनी पिछली जनरेशन की आती थी, लेकिन ये गाड़ी है उतनी ही बड़ी, बल्कि शायद थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो और इसके साथ आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे तो ये गाड़ी आपको पुरानी गाड़ी से बहुत बेहतर लगने लग जाएगी। अभी मैं इस गाड़ी को काफी टाइम से देख रहा हूँ तो 200 सीरीज मुझे सही कदीम सी लगती है क्योंकि एक तो उसका पेंट थोड़ा ऑफ वाइट है, इसका पेंट प्योर वाइट है, तो ये साइड बाई साइड अगर खड़ी भी हो तो उस गाड़ी की लुक थोड़ी सी पुरानी आती है पेंट की वजह से। फिर इसके अलावा इसमें जो करेक्टर लाइंस हैं ये वैसी हैं जैसे कि सारी नई गाड़ियों में आ रही हैं। एलेक्स देखें आप, ये देखें तो इनमें ओवरऑल जो गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज है वो मिलती जुलती हैं। बाकी फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी 200 सीरीज जैसी ही है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो है इसके फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग लाइट। ये चीज़ पहले सिर्फ LX 570 में आ रही थी, अब 200 सीरीज के बाद 300 सीरीज में भी दे दी गई है, 200 सीरीज में चीज़ नहीं थी। बाकी यहाँ पे फीचर्स आइडेंटिकल हैं पहले वाले ही, हेडलाइट्स बाइजोन वाली हैं, DRL दी गई हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं इस गाड़ी में, रडार आता है, 360 कैमरास आते हैं, ये सब पहले भी आता था। तो इतनी प्राइस के डिफरेंस के बाद भी इसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं की गई, बट स्टिल जो अगर आप 21 की 200 सीरीज लेते हैं बिल्कुल आखिरी गाड़ियों में से एक, तो वो गाड़ी प्राइस के लिहाज से इसके बहुत करीब पहुंच जाती है। वो गाड़ी आपको 5 साढ़े 5 करोड़ या 6 करोड़ की मिले शायद, जबकि ये गाड़ी भी 6 करोड़ से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इस पर स्विच करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गाड़ी का बोनेट, डिग्गी और भी कुछ पार्ट्स इसके एल्यूमिनियम के हैं अब, जो कि पहले लोहे के होते थे। अब इसका बेसिकली फायदा ये है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और इसके अलावा लाइट वेट भी हैं। अब इसका बोनट उठाएंगे तो आपको ये सही हल्का फील होगा एज कम्पेयर टू 200 सीरीज, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू लोहा। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल फेंडर्स की तो ये इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। इसकी बॉडी किट्स की डिफरेंट आती हैं, इसमें एक ओवर फेंडर्स वाली गाड़ी आती है जिसमें इतने बड़े ओवर फेंडर दिए गए होते हैं और ब्लैक पट्टी होती है। मेरे ख्याल से वो लुक भी अच्छा है, बट ये लुक भी काफी डिसेंट सा है। रिम्स में 20 इंचेस के ही आ रहे हैं, साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो, वो सब चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे भी ऐड की गई है और वही है कि इसके साइड मिरर अब ऑटो डिमिंग फीचर के साथ हैं। ये चीज़ 200 सीरीज में नहीं थी। तेज रोशनियों को सेंस करके ये डिम हो जाएगा और पीछे से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स आपकी आंखों में नहीं चुभेंगी। फिर इसके अलावा ये डोर के अंदर माउंटेड है, तो बेसिकली आप असल 300 सीरीज को यहीं से स्पॉट कर सकते हैं। 200 सीरीज में मिरर यहाँ पे आ रहा था और अगर आप उस गाड़ी को कन्वर्ट करवाते हैं तो मिरर फिर भी वहीं पे रह जाएगा, यहाँ से इजली गाड़ी पकड़ी जाती है। इंप्रूवमेंट्स इसमें माइनर की गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेजर मिसिंग है वो है हाइट कंट्रोल। आप इस गाड़ी को अब रेस और लोअर नहीं कर सकते, ये चीज़ 200 सीरीज में थी और मेरे ख्याल से बड़ा वियर्ड सा मूव है। इसमें से एक फीचर निकाल दिया गया है, बट उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सिंपल सस्पेंशन। लेकिन अगेन जो बंदा इतने पैसे पे कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस नहीं दिखता और वो ऑब्वियसली मसले भी 20-25 साल बाद जाके आना शुरू होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें हाइट कंट्रोल होता तो बहुत बेहतर था। 100 सीरीज में भी था, 200 सीरीज में भी था, 300 से खत्म कर दिया गया है। अब ये सिर्फ LX 600 में आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी कोई सॉफ्ट क्लोज वगैरह ऑफर नहीं करती, ये चीज़ LX 600 में आती है, बट इस प्राइस पॉइंट पे आपको रेंज रोवर्स मिल जाती हैं 2017-18 की, उनमें सॉफ्ट क्लोज आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गाड़ी मार्क आती है। फिर एक और जगह जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा लैग करती है वो है इसकी रूफ। अभी भी इस गाड़ी में सनरूफ आ रही है, जबकि रेंज रोवर्स बहुत पहले से पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही हैं। और अगर बात करिए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो यहाँ पे कट लाइन्स काफी शार्प कर दी गई हैं, फेंडर्स के काफी सारे बोस्टेड हैं और ये बिल्कुल सीधे सीधे से हैं। और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और इसके अलावा इसमें प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। बैक पे इसकी जो विंडोज हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं जापान से ही, और इवन इसकी जो ये बैक पे क्वार्टर ग्लास हैं ये भी हीटेड आते हैं।
फिर इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी डिस्टिंक्टिव हैं 300 सीरीज में। 200 सीरीज में काफी डिफरेंट सी थी और सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती थी। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, अब इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं चला सकते। और जहां तक बात है इसके रेयर एंड की, तो यहाँ पे लुक्स इंप्रूव की गई है, लेकिन एक चीज अगेन माइनस कर दी गई है, वो ये है कि इसका टेल गेट अप स्प्लिट में नहीं है। 200 सीरीज में डिग्गी यूं खुलती थी, आधी नीचे आधी ऊपर, और नीचे वाले एरिया पे आप चढ़ के बैठ सकते थे, बट इस गाड़ी के केस में डिग्गी पूरी की पूरी ही ऊपर जाती है इस तरह से। अब इसका बेसिकली ड्रॉबैक ये है कि एक तो इसको खोलने के लिए आपको बैक पे क्लियरेंस आना चाहिए, और दूसरा ये कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ नहीं सकते। मेरे ख्याल से पहले वाली डिग्गी ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंप्रूव की गई है, और वो है इसकी थर्ड रो सीटिंग सिचुएशन। थर्ड रो सीट इस गाड़ी के फ्लोर के अंदर फोल्ड होती हैं, सिंकिंग वाली हैं, लैंड क्रूजर प्राडो की तरह। इससे बेसिकली ट्रंक यूजिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और ये ट्रंक अब काफ़ी नीट लग रही है। क्वार्टर ग्लास भी इसके यूजेबल हैं, जबकि पहले जब साइड पे सीट फोल्ड होती थी तो फिर आपको क्वार्टर ग्लास वगैरह से बाहर नजर नहीं आ रहा था, और इसके अलावा डिग्गी का भी अच्छा खासा एरिया ले जाते थे। इस कार की केस में डिग्गी थोड़ी सी ऊपर तो हो गई है, लेकिन सीट सब थोड़ी नीट हो गई हैं। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके अलावा इसकी सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल हैं ऑब्वियसली, तो उनको फोल्ड करके मैं ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। बाकी बैक पे यहाँ पे पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। ट्रंक के हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ऑब्वियसली, इसकी मैंने गाइड्स पहले बनाई हुई हैं। और इसके अलावा बैक पे इसमें बॉडी किट्स वगैरह भी डिस्टिंक्टिव हैं। इसमें एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है और इसकी लुक भी काफ़ी अलग सी है, लेकिन यहाँ पे सेम स्लॉट खाली है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे इसके टेल गेट का सेंसर आता है। अगर मैं यहाँ किक करूंगा तो इसकी डिग्गी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो कि पहले नहीं थी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हैं, कुछ चीज़ें पहले बेहतर थी। मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी प्राइस को जस्टिफाई करती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, और इसके अलावा फीचर्स भी इसमें बहुत बेहतर कर दिए गए हैं। चीज़ों को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया गया है, और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूव्ड है। इन सब भी मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्ट्रेच्ड है, और इसके अलावा इसमें कुछ वुड की ट्रिम्स दे दी गई हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील है मल्टीमीडिया वाला, और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल इसमें ऑब्वियसली अडॉप्टिव आता है। फिर से वही फंक्शन है, जब भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको डिलीवर होगा, सीट भी आपकी एडजस्ट करेगी। ये सब चीज़ें पहले भी आती थी, लेकिन जो चीज़ें पहले नहीं आती थी वो है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन। इस तरह से कि इसमें अभी एक फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया है, आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद ये गाड़ी आपके फिंगर के अलावा किसी और फिंगर से स्टार्ट नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके मीटर की सेटिंग पे जाके आप फिंगरप्रिंट को जाके ऑन कर सकते हैं, और इसमें 3 फिंगरप्रिंट्स लगा सकते हैं, तो बेसिकली आपके अलावा ये गाड़ी कोई और नहीं चला पाएगा। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की, ये भी इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि इसकी जो स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ी कर दी गई है। पहले इसमें स्क्रीन काफ़ी छोटी आती थी 4.2 इंचेस की। ये स्क्रीन बहुत सारा इंटरेक्टिव है, आपको स्टेट्स भी ज़्यादा शो करवाती है, और इसका मीटर भी ओवरऑल लुक्स के लिहाज से ज़्यादा इंप्रूव है और ज़्यादा जाइंट है। और अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी लेदर की फिनिश में है, लेकिन उससे पीछे एक और इंटरेस्टिंग फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि है हेड्स-अप डिस्प्ले। हेड्स-अप डिस्प्ले पहले 200 सीरीज में नहीं था, सिर्फ LX 570 ऑफर करती थी, बट अब इस गाड़ी में दे दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये बड़ी फिट चीज़ है। डैशबोर्ड के साइड पे स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर में सबवूफर है, और इसके अलावा ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये मल्टीमीडिया भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि एक तो इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है, स्प्लिट स्क्रीन करके। स्प्लिट स्क्रीन पहले रेंज रोवर में आती थी, अब इसमें भी दे दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, टोयोटा कनेक्ट, हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड्स आपको यहाँ पे शो होंगी, और ये डिस्प्ले बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बेहतर है। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल के साथ हीटेड और कूल्ड सीट्स के कंट्रोल मूव कर दिए गए हैं। पहले ये नीचे आते थे, अब ये एक ही पैनल है, और इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, जिससे इसकी जो स्टीयरिंग की वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं। साउंड सिस्टम इसमें अब JBL का है, और इसमें अभी तक CD का इंसर्ट दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। अब सीढ़ियाँ काफ़ी पहले ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बट स्टिल इस गाड़ी में 2025 में भी ये आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर ये निकाल भी दिया जाता तो खास इशू नहीं था। नीचे आप इसके फिर कुछ ऑप्टेट वगैरह दिए गए हैं, कार्ड का इंसर्ट दिया गया है, गेयर सेलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और मैनुअल की, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर सर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड जो है इसमें वो टोटल 6 आते हैं, नॉर्मल, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर कस्टम। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं 4x4 के, और इसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसको मैं इस तरह से एंगेज और डिसएंगेज कर सकता हूँ। पहले वाले लैंड क्रूजर में ये आप हाथ से खींचते थे। बाकी यहाँ कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, और ये है भी कूल बॉक्स, यानी कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे ड्रिंक्स रखेंगे तो वो ठंडी हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, बट यहाँ वायरलेस चार्जर नहीं आता, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। यहाँ पे एक पैनल दिया गया है, लेकिन ये ब्लैंक है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो इनकी पैडिंग इंप्रूव कर दी गई है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इसकी सीट पे जो 5 होल्स दिए गए हैं परफोरेटेड सीट्स के, ये भी अब ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे हवा भी ज़्यादा थ्रो करती है। और इसके अलावा विंडोज़ में चारों सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर और रिट्रैक्टेबल हैं। रूफ लाइनर जो है इस गाड़ी में ये बेज है, और इसके अलावा
वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स। सेंटर में इसके ये कैबिनेट वगैरह दी गई है बेसिक। रेडवे मिरर्स का ऑटोनोमिक फीचर के साथ है और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अब इसमें पैनोरामिक रूफ आ जानी चाहिए थी बट नहीं दी गई। और जहां तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम की, तो ये कॉम्प्रोमाइज है। 200 सीरीज यहाँ पे ज़रा स्पेशियस थी, यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल पूरा है और ये सीट्स आगे पीछे भी नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ये वियर्ड चीज़ है। 200 सीरीज में ये सीट्स आगे पीछे होती थी, यहाँ पे अब फिक्स कर दी गई हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि अब थर्ड रो पैसेंजर्स के पास सारा लेग रूम है और इसके अलावा वो सीट्स हैं भी फ्लोर के अंदर फोल्ड होने वाली, तो उनको अब फिक्स कर दिया गया बैक पे और इनको भी फिक्स कर दिया गया यहाँ पे। 200 सीरीज में स्लाइड होती थी, तो मेरे ख्याल से 200 सीरीज यहाँ बेहतर थी, बैक पे ये बेहतर है। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पहले जैसे ही हैं। एक चीज़ इंप्रूव की गई है और वो ये है कि रेयर पैसेंजर्स के लिए जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड भी हैं। 200 सीरीज में ये सिर्फ हीटेड थी, अब ये कूल्ड भी हैं। और एक और में जो इंप्रूवमेंट है वो ये है कि जो रेयर स्क्रीन्स हैं इसमें ये टच में हैं। 200 सीरीज में इनके लिए एक रिमोट आता था। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सीट सीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं। HDMI का पोर्ट है जहाँ से आप इनमें अपना लैपटॉप वगैरह मिरर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। एक यहाँ ऊपर है, एक पाँव में है, एक सेंटर में है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है पाँव पे और इसके अलावा साउंड सिस्टम इसमें JBL का है, तो यहाँ पे इसके स्पीकर्स भी दिए गए हैं। सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें अब एक ही मेजर ऑफर हो रहा है, 3.5 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज पेट्रोल V6। पहले गाड़ियाँ V8 आ रही थी और अब 200 सीरीज आखिरी V8 है। ये गाड़ी अब V6 हो गई है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछली गाड़ी से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी 407 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और सेम इंजन इसका LX600 में आता है, उसके भी परफॉर्मेंस फिगर सेम है 407। ये इंजन है तो कैपेसिटी के लिहाज से छोटा, लेकिन पावर के लिहाज से भी बेहतर है, एवरेज के लिहाज से भी बेहतर है। ये गाड़ी आपको 6-7 की एवरेज आराम से दे देगी, तो ज़्यादा एफिशिएंट भी है और इसके अलावा कैपेसिटी कम होने की वजह से इस पर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे। बाकी इंजन क्योंकि टर्बो चार्ज है तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये सब कुछ आता है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का जो इंजन नंबर होता है वो इसका अगर आप खुद जानेंगे तो ट्विन टर्बो का जहाँ पे बैच है उसके नीचे दिया गया होता है इसका इंजन नंबर। और बाकी इसमें बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है 300 सीरीज, ये है 265, 55 और 20। ये 20 इंच का मल्टी स्पोक रिम है जो कि शैडो क्रोम में है और इसके अलावा टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में आता है। हाइट कंट्रोल यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन बाकी यहाँ पे सब कुछ पूरा ही है, जैसे कि इसमें ऑर्बिटल डिस्प्ले आती है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कभी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।